Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन और ये पार्ट 3 वीडियो है. इससे पहले मैं 2 वीडियोस करवा चुकी हूँ एंड ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए देख सकते हैं. नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल सबके लिए बीएससी नर्सिंग मतलब. और आप में से काफी लोग पूछ रहे थे क्या सी नेट में जो जनरल साइंस है वो पूछा जाता है. तो सी नेट में ऐसे अलग से जीके का कोई पोर्शन नहीं आता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जनरल साइंस के. वो आपके बायोलॉजी में ही होंगे या फिजिक्स में होंगे, कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन. तो वो आप मान सकते हो कि जनरल साइंस के क्वेश्चन है, बट अलग से कोई जनरल साइंस का पोर्शन नहीं है सी नेट में. बाकी आप देख सकते हैं वीडियो, कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है मूत्राशय, ऑप्शन सी है गुर्दे एंड ऑप्शन डी है फेफड़े. तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारी बॉडी में? ये कहाँ पे होता है? किडनीज में, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुर्दे. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है. ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है वनस्पति एंड ऑप्शन डी है मिट्टी. तो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक पूछा गया है आपसे. जैविक यानी कि जो लिविंग है. सो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनस्पति. एंड आप में से जो स्टूडेंट यूपी के जीएनएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक बुक का सजेशन है जो कि चक्षु पब्लिकेशन के थ्रू रिलीज की गई है. इस बुक का नाम है यूपी गेट और इस बुक में आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, थ्योरी और प्लस जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे. यहाँ पे आपका पहले तो पेपर पैटर्न में जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेबस में पूरा मेंशन किया हुआ है. सारा सिलेबस दिया हुआ है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. सबसे पहले जनरल नॉलेज, उसके बाद आपका जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग दिया हुआ है. उसके बाद इंग्लिश पूछा जाता है तो इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है. अब यहाँ पे जो आपका फिजिक्स है, जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 है मापन, तो पहले मापन में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं. साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है इनके आपको आंसर भी मिल जाएंगे और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. यहाँ पे ये केवल फिजिक्स का मैं दिखा रही हूँ, सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है. जो आपको पहले आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, उसके बाद जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेंशन किए गए हैं. उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, साथ ही साथ आपको आंसर की भी दी हुई है. और इस बुक का फायदा ये है कि यहाँ पे एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है. तो आप इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं. इस बुक को आप अपने नजदीकी बुक सेंटर से या फिर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और स्नैपडील. आप इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन ए है मांसाहारी, ऑप्शन बी है परवच्छी, ऑप्शन सी है जड़ी बूटियां खाने वाले जीव एंड ऑप्शन डी है अपघटक. तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, ये होते हैं जड़ी बूटियां खाने वाले जीव. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपघटक की श्रेणी में आता है? तो कौन सा जीव है जो अपघटक की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है हिरण एंड ऑप्शन डी है चीता. तो कौन सा जीव आता है अपघटक की श्रेणी में? तो ये होता है कवक, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी सड़े गले मतलब चीजें होती हैं उनको कंज्यूम करता है, उनको धीरे धीरे मतलब खत्म कर देता है. तो ये किसकी श्रेणी में आता है? अपघटक की श्रेणी में. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है NO2 एंड SO2, ऑप्शन सी है O2 एंड ऑप्शन डी है H2. तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? NO2 और SO2 की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक गैस के कारण क्षतिग्रस्त होती है?
तो जो ओजोन परत है वो किस गैस की वजह से डैमेज हो रही है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CH3, ऑप्शन सी है CFC एंड ऑप्शन डी है N2। तो ओजोन परत किसके कारण क्षतिग्रस्त होती है? ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण CFC की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? सो एड्स किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है HIV, ऑप्शन बी है इबोला वायरस, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी है कोरोना। तो एड्स, सबसे पहले तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियां जिसमें साथ में होती हैं, तो उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। सो एड्स का फुल फॉर्म अब आपको पता चल गया। एड्स होता किससे है? ये होता है HIV वायरस से। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी किस जीवाणु के सॉरी टीबी किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए है साल्मोनेला, ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी है स्टेफिलोकोकस एंड ऑप्शन डी है विब्रियो कॉलेरी। तो टीबी किस वजह से होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंगस एंड ऑप्शन डी है परजीवी। तो पोलियो किस वजह से होता है? ये होता है वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है मच्छर एंड ऑप्शन डी है कवक। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया मोस्टली फैलता है आपका मच्छर की वजह से, और मच्छर में भी किसकी वजह से फैलता है? तो उसका रीजन होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे एलिजा, ऑप्शन बी है विडाल, ऑप्शन सी है RT-PCR एंड ऑप्शन डी है CBC। तो जो आपका टाइफाइड है वो किसकी पहचान के लिए टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है गर्भाशय, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है अंडाशय एंड ऑप्शन डी है यकृत। तो मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के भी एम्पुला रीजन में। किसमें होता है? एम्पुला रीजन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो फूला हुआ भाग होता है, वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब यहाँ से आपके सेल के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जितने भी क्वेश्चन अब रहेंगे वीडियो में वो सारे सेल से रिलेटेड होंगे। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी एंड ऑप्शन डी है टैक्सोनॉमी। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की बात की जा रही है, तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सेल के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टीन एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो वही क्वेश्चन अभी ऊपर था, अभी नीचे है, बस थोड़ा टर्म अलग है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका की खोज किसने की थी? अभी आपने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। एक यहाँ पे नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज करी थी? केंद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी। तो रॉबर्ट हुक ने किस में देखी थी कोशिकाएं जब उन्होंने खोज की थी? ऑप्शन ए है प्याज की झिल्ली, ऑप्शन बी है पतली कॉर के टुकड़े, ऑप्शन सी है तालाब के जल और ऑप्शन डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो रॉबर्ट हुक ने कहाँ देखी थी कोशिकाएं? पतली कॉर के टुकड़े में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पतली कॉर के टुकड़े में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है ऊतक एंड ऑप्शन डी है नाभिक। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? द स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? ऑप्शन ए है कैलोटस, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये है माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है सेलुलोज एंड ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो जो प्लांट में सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? ये बनी होती है आपकी सेलुलोज से। बट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज दोनों दे रखा है। तो जो सेलुलोज है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, इसलिए हम राइट आंसर कौन सा मानेंगे? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्योंकि जो सेलुलोज होता है वो मेनली बना किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है सेलुलोज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन में आपको सेलुलोज के अलावा कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाता तब आप सेलुलोज ही टिक करते, बट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज दोनों दिया हुआ है, इसलिए हम कौन सा सही मानेंगे? हम दोनों सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है नाभिक झिल्ली एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कोशिका की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल वॉल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होगा वहां पे। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है लवक, ऑप्शन सी है गुणसूत्र एंड ऑप्शन डी है कोशिकाएं। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? ये होता है आपका लवक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ए है कोशिकाएं, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? इसे हम बोलते हैं राइबोसोम को। ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अपोप्टोसिस, ऑप्शन बी है एजिंग, ऑप्शन सी है डिजेनरेशन एंड ऑप्शन सी है डिजेनरेशन, ऑप्शन डी है नेक्रोसिस। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होता है कि कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो एक टाइम के बाद अपने आप मरने लगती हैं, अपने आप खत्म होने लगती हैं। तो वो जो खत्म होने लगती हैं अपने आप, उसका रीजन क्या होता है? उसका आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपोप्टोसिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका अधिकता, ऑप्शन बी है कोशिका विस्फोट, ऑप्शन सी है कोशिका अंतःविस्फोट एंड ऑप्शन डी है कोशिका विभाजन। तो कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? ये वृद्धि करते हैं ऑप्शन डी कोशिका विभाजन के द्वारा। सेल डिवीजन के थ्रू ये ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए है भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है भोजन का अपकरण, ऑप्शन सी है भोजन का पाचन एंड ऑप्शन डी है भोजन का अवशोषण। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी तो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जिससे क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है केंद्रक एंड ऑप्शन डी है लाइनकाइम। तो कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? ऑप्शन ए है यूग्लिना, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है गोनुलेक्स एंड ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? ये होती है माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो वो भी आपकी माइकोप्लाज्मा होती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्लांट किंगडम, पादप जगत के जोकर किसे बोला जाता है?
तो ये माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा है इसके बाहर कोई झिल्ली नहीं होती है, तो ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, अपनी संरचना चेंज करते रहते हैं, जिस वजह से इन्हें पादप जगत के जोकर भी कहा जाता है। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी पूछना तो रेलेवेंट ही पूछना जो मैंने इस वीडियो में ना बताया हो। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।